नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के सेशन में लेकर आए हैं 17 मार्च वाले पेपर का शिफ्ट 1। सभी सवालों को बहुत ही यूनिक अप्रोच के साथ हम लोग करने वाले हैं, स्मार्ट तरीके बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पर तरीके आपको बताए जाएंगे दोस्तों, क्लास मिस नहीं करिएगा। और इसके पहले जो हमारा तीनों शिफ्ट हुआ है 16 मार्च वाला, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, है ना। और वहाँ से आप लोग सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है P एक वस्तु को Q को 70% के प्रॉफिट पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 67% के हानि पर बेचता है, यानी लॉस पर बेचता है। R ने वस्तु के लिए 3927 रुपये का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु किस मूल्य पर खरीदी गई थी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इसको लगाने का तरीका। P Q को दिया 70% के प्रॉफिट में। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/10, है ना। यह 70/100 कही है, तो 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 जने हैं, P Q को दिया और Q R को दे रहा है। P Q को दिया, Q R को दे रहा है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, P के पास 10 रुपये का था, है ना, तो 7 के प्रॉफिट में बेच दिया Q को। तो P के पास अगर 10 का है तो Q के पास कितने का हो जाएगा? 10 + 7 यानी कि 17 का हो जाएगा। अब इसके बाद Q उसी को R को बेचा, उसी वस्तु को R को बेचा 67% के हानि पर। अच्छा, 67% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 67/100, है ना, 67/100। तो अगर इसके पास 100 का है तो R के पास कितने का होगा? 100 - 67। 100 - 67 कितने का हो गया? 33 हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसे हमें सिंपल रेशियो में बदलना है, तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 17 इधर चला जाएगा। अब हमें इसे बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। देखिए, ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1700। ये कितना होगा? इसको देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका बताते हैं। इसमें 11 छुपा हुआ है, तो 11 × 3 है ये, तो 3 इसको दे दीजिए तो 51 हो गया। और 51 को हमें मल्टीप्लाई करना है अब 11 के साथ। तो 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। पहले यूनिट डिजिट को लिखिए, तो 1 हो जाएगा, फिर 1 और 5, यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 5, मतलब 561 हो गया। ये R के पास इतने रुपए का है ना। लेकिन एक्चुअल में यही कितना दे रखा है? 3927। यानी इस चीज़ की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 3939, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 393927, ये जो रुपए है, ये किसका रुपए है? R का। तो R के पास कितने यूनिट का है? 561 का। ये जो वैल्यू है 561 की, हमें चाहिए किसकी वैल्यू? P। तो P यहाँ पर 1000, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। अब इसमें यहाँ पे हमें देखिएगा यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। भाई देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। ऊपर के यूनिट डिजिट 7 × 0 0 आएगा, नीचे के यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 होगा। 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले? तो 1 में जब 0 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमें 0 मिलेगा। और ये जो यूनिट डिजिट है, ये आपके आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ पर मिलेगा। तो 0 यूनिट डिजिट वाला आंसर हमारा होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डेज वाला सवाल है ना। इसमें कह रहा है कि A और B जब प्रत्येक अकेले काम करते हैं तो A काम को 20 दिन में और B काम को यहाँ पे 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो A जो है काम को करने में 20 दिन का समय लेता है अगर अकेले करेगा तो, और B यहाँ पर 25 दिन का समय ले लेगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर टोटल वर्क निकल जाएगा 100 यूनिट। 100/20 ये हो जाएगा 5, और 100/25 ये हो जाएगा 4। यानी एक दिन में A जो है 5 यूनिट काम करता है और B 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। इनकी इफ़िशियंसी निकल गई, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रत्येक वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक दिनों का मतलब अल्टरनेट डेज पे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, जिसमें A पहले दिन और B दूसरे दिन काम करता है। ये बताइए पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन काम करेगा A, और A एक दिन में काम कितना करता है? 5 यूनिट। तो पहले दिन 5 यूनिट काम होगा। फिर इसके बाद दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। तो बी कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। फिर इसके बाद तीसरे दिन फिर से ए काम करेगा, चौथे दिन फिर से बी काम करेगा। मतलब इन 2 दिनों के बीच में कितना यूनिट काम हो चुका है?
2 दिनों के बीच में यहाँ पर कितना यूनिट काम हुआ है? 9 यूनिट काम हुआ है। ये 2 दिनों के भीतर है ना। 2 दिन में 9 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम यहाँ पर बोला है पूरा करने में कितना समय लगेगा? 100 यूनिट काम करवाना है ना। तो यहाँ 9 यूनिट है, इस 9 को पहुँचाइए 100 के करीब। 100 के करीब पहुँचाएंगे तो क्या 11 नहीं हो 99, मतलब 100 के करीब पहुँचना है। एग्जैक्ट टेबल तो जाएगा नहीं, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 100 के करीब पहुंच जाएंगे। 11 नहीं हो 99, मतलब ये 99 काम हो जाएगा। और इधर कितना होगा? 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो मतलब 22। तो 22 दिनों में 99 काम हो चुका है ना। अब अगले दिन मतलब कि 23वें दिन कौन काम करेगा? फिर से ए काम करेगा, है ना। फिर से ए काम करेगा, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। तो 5 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, ए करेगा तो ठीक है। लेकिन बचा काम कितना है? 99 काम तो हो चुका है 22 दिनों में। 100 काम टोटल थे, 100 में से 99 काम हो गया, तो मतलब एक काम और बचा हुआ है। तो अगर 5 काम एक दिन में हो रहा है तो एक काम कितने दिन में होगा? 1/5 दिन में, 1/5 दिन में हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन लगे? 22 दिन यहाँ पर, 22 दिन यहाँ पर, और 1/5 दिन यहाँ पर, है ना। 1/5 दिन एक यूनिट काम को करने में लगा। तो टोटल यहाँ पर 22 सही 1/5 दिन का समय लग जाएगा दोस्तों। ये तरीका बेस्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को डायरेक्ट कभी भी मत करिएगा, क्योंकि इनमें फार्मूला लगना होता है ना। क्या फार्मूला लगेगा देखिएगा। 525 को a मान लिया जाए तो a इंटू ए मतलब a³ हो गया, a³, और प्लस यहाँ पे इसको b मान लिया जाए तो b इंटू b यानी ये हो जाएगा b का क्यूब। ठीक है। डिनोमिनेटर में है कितना? डिनोमिनेटर में यहाँ पर है a इंटू ए मतलब a²। बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है ये a इंटू b है और प्लस b इंटू b है। ये 321 को हमने b माना है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर 1/1 इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 30, है ना। इसको घटाएंगे तो अच्छा 60 आ जाएगा। ठीक है। ये अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये सीधे सीधे आपका a प्लस बी है और कुछ भी नहीं है। ये वैल्यू a प्लस बी है। क्यों? कैसे? क्योंकि a³ प्लस b³ की जो वैल्यू होती है ये होती है दोस्तों a³ प्लस b³ की वैल्यू a प्लस बी और ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², यही होता है a³ प्लस b³ की वैल्यू। तो अगर a³ प्लस b³ की जगह पर ये पूरा चीज़ रखेंगे तो नीचे वाला और ये वाला दोनों सेम है, कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, मतलब a प्लस बी इसकी वैल्यू आ गई। तो a प्लस बी का मतलब 525, ठीक है, और b का मतलब 321, तो 321, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है? 160 है, सॉरी 1/60 है। जोड़िए 6, 4 और ये हो जाएगा 9, डिवाइड बाई यहाँ पर 60 कर लीजिए। वैसे इसको यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। काट पीट लीजिए, क्या दिक्कत है। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 बचा 3, तो 6 छक्के 36 नहीं जा पाएगा, है ना। यहाँ पे भाई देखें ना, अरे भाई 6 पंचे 30, ठीक है, 15 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, पूरा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको माध्य दे रखा है, मतलब मीन दे रखा है, x की वैल्यू, x कहाँ है? यहाँ पर एक मिसिंग डाटा है, ठीक है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले xi निकालना पड़ेगा हमें। xi कैसे निकालेंगे? xi का कॉमन कैसे निकालेंगे? ये जो क्लास है इनके बीच वाला, 10 और 20 के बीच में 15 है ना, 15 आ गया। वैसे भी कैसे निकाला जाता है? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 10 और 20, 30 का आधा 15, है ना, तो बीच वाला निकल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 का गैप है ना, तो इसमें भी 10 बढ़ाते चलिए। 15 में 10 बढ़ाएंगे 25 आ जाएगा, 20 और 30 के बीच में 25 आता है बिल्कुल। यहाँ पे ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 हो जाएगा, 40 और 50 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा 55। अब हमें क्या करना है? माध्य का फार्मूला पता है ना, सिग्मा fx यानी f और x को मल्टीप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी है हमारा, फ्रीक्वेंसी मतलब f, ठीक है, मतलब इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई सबको करके जोड़ देना है, मल्टीप्लाई सबको करके जोड़ लेना है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम से काम करने वाले हैं। चलिए करते हैं।
इसका ds कितना आएगा 5 1 6 है ना, और इसका ds कितना आएगा 4 2 6, ds की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका ds कितना आएगा 6 2 8, इसका ds कितना आएगा 9, इसका ds 6 4 10 का मतलब 1 है ना, एक ही आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए डिजिटल सम निकालिए। इसका 6 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्के 36, और 36 का मतलब 9 हो गया, प्लस प्लस क्योंकि हमें fx का सिग्मा लेना है, मतलब fx को जोड़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ 7 होगा, 5 2 7, 7 8 56, 56 का मतलब 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 5 3 8, 8 को जोड़ेंगे 9 8 72, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72, 72 का मतलब 2 और 9 2 और 7 9 हो गया, प्लस यहाँ 45 का मतलब 9 9 1 कम 9, ये हो जाएगा 9, प्लस यहाँ देखिए 5 5 10 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में अब हमें इनका डिजिटल सम का सम लिखना है। ये 6 6 8 14, 9 को हटा सकते हैं, 9 को 0 मान लिया जाता है ना, क्योंकि 9 को जोड़ने ना जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये 0 है, फिर यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो 5 1 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 6, और साथ में इसको भी जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, ये आ गया। और ये हमें दिया है यहाँ पे माध्य कितना 8 के बराबर, भाई 5 3 8, माध्य हमारा 8, इसका ds 8 दिया है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे डिजिटल सम अलग अलग दिया है, पहले हम लोग इसका डिजिटल सम लिख लेते हैं। ये 8 2 10 का मतलब 1, 4 3 7 है ना, और इसका ds 5 आएगा, इसका ds कितना होगा 6 2 8 होगा, सबका ds अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो ये 9 और 9 का मतलब तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 + x बचा। ऊपर है हमारे पास 2 + x बराबर 6 + x, इधर आ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 का मल्टीप्लाई दोनों से, 8 छक्के 48, 48 का मतलब हमें सिर्फ डिजिटल सम से काम है, 8 छक्के 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब 1 और 2 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 × x होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए आप कोई वैल्यू रखिए, है ना, वैसे तो ये वैल्यू आपका घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 1 3, है ना, पहला ऑप्शन अगर रखते हैं x की जगह पर तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रखेंगे तो 8 1 कम 8, है ना, 8 1 कम 8, तो 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 आ जाएगा। दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे को चेक करिए, 7 रखते हैं तो 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 7 रखिए तो 7 8 56, 56 का मतलब हो गया 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, तो 2 और 3 5 आ जाएगा। ये वाला भी नहीं आ रहा है, 5 और 9 बराबर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 8 रखते हैं तो 8 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया, इधर रखिए 8, 8 8 64, 64 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 का मतलब 1, तो ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो टोटल मिला के 4 हो जाएगा। क्या 1 4 बराबर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, यही होवे करेगा। अब एक ही बचा है तो क्या, 5 रखिए तो यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ 5 रखिए तो 5 8 40, 40 का मतलब 4 और प्लस यहाँ पे 3, ये 7 ये 7 बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डिजिटल सम लगा के करना है, नहीं तो मल्टीप्लाई इनको जब करने लग जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा डिजिटल सम से कैसे लगाना है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये वाला तो अभी तक तीनों शिफ्ट में पूछा गया था सवाल, है ना, 16 मार्च वाले पेपर में, 17 मार्च में भी ये सवाल दिख ही गया। लगाना कैसे है सिंपल सा बता देते हैं। बोला गया कि साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, है ना, स्वयं का 5 गुना, तो 1 रुपये जो है वो कितना गुना हो जाता है, 5 गुना, यानी कि 5 रुपये हो जाता है। ये 5 रुपये कैसे हुआ होगा, इसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तो 1 में क्या जोड़ें कि 5 हो, तो 4 जुड़ा, ये 4 रुपये इंटरेस्ट बना, कितने साल में, 15 साल में, तो 15 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट बना, 4 रुपये का। हमें रेट चाहिए, है ना, रेट होता है 1 साल का इंटरेस्ट। बताइए 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा,
भाई 15 साल का 4 रुपये है तो 1 साल का इंटरेस्ट 4/15 रुपये है ना। ये इंटरेस्ट है 1 साल का और यही हमारा रेट होता है, वो भी मूलधन पर। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट यहाँ से बताइए 4/15 ये इंटरेस्ट हुआ किस पर, मूलधन पर। तो मूलधन डिवाइड बाई 1 करेंगे, और डिवाइड बाई 1 करने से कोई मतलब है नहीं, तो इसको परसेंट में अब सीधे सीधे बदल लीजिए, 100% से मल्टीप्लाई। अब इसे तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब कि 0.2 पूर्णांक स्थानों तक आएगा। तो इसमें DS वगैरह मत लगाइएगा, जहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी रहती है वहाँ पे ना तो डिजिटल सम काम करता है ना ही यूनिट डिजिट काम करता है, ठीक है ना। इसको देखिए 5 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका कितना 20, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब 80/3 आएगा। 80/3 कितना होगा 26, ठीक है। इतने कितना हो जाएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की गति से और 66 मिनट तक यहाँ पे 72 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा की। ये पिछले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था ये सवाल, है ना। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। बताइए पहला डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड 20 की 90 मिनट टाइम है, तो 20 × 90 ये पहला डिस्टेंस हो गया, 20 × 90 ये पहला डिस्टेंस, ठीक है। फिर दूसरा डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस लिखना है, तो देखिए 72 की स्पीड और टाइम 66 मिनट तक, है ना। यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिनट में है और ये भी मिनट में है ना, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड बाई ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ 90 मिनट, यहाँ 66 मिनट, 9 × 6 = 15, 156 मिनट हो गया, टोटल 156 मिनट। अब हमें इसे सॉल्व करना है ना। यूनिट डिजिट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्योंकि आपके ऑप्शन का यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग है। इसका यूनिट डिजिट 0, इसका 6 दूना 12, तो ऊपर आ जाएगा 2, भाई इसका 0 और इसका 2, तो 2 आ गया। नीचे की यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे 6। अब हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 मिले हमें यूनिट डिजिट में, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 करेंगे 2 मिल जाएगा, या फिर 7, क्योंकि 6 × 7 = 42 का मतलब 2 होता है। तो या तो हमारे आंसर के यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 7 होगा। 7 वाला कहीं दिख नहीं रहा है, 2 वाला ज़रूर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना आसानी से करना है आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट से, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है डिविजिबिलिटी रूल का। 7 अंक की संख्या है हमारे पास, 4 से पूरी तरह विभाजित, तो a का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू a का बताना है। यहाँ पर a और 0 है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 अंक देखिए, है ना, लास्ट के 2 अंक a और 0 हैं, है ना। इसको 4 से डिवाइड करना है। अब बताइए चूँकि एक डिजिट है तो डिजिट की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0, है ना। 0 से आगे तो बड़ा नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो 0 और 0 बन जाएगा और डिवाइड बाई 4 होगा। क्या 0 4 से कट जाता है, बिल्कुल कटता है भाई। 0 अगर है तो 4 से कटेगा ही कटेगा, है ना। तो इसका मतलब a की मिनिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, है ना। तो 0 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ओरली बन जाता है ये सवाल, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बेहतरीन प्रश्न है ना। क्या बोला है, यदि cot a = 3/4। cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ना होता है। cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, उल्टा होता है cot tan का। तो ये वैल्यू दी गई है आपको 3/4। अब ये बताइए, ये बेस 3 है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका 4 है, तो हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, 3 4 5, यानी ट्रिपलेट से आप समझ सकते हैं कि आपका हाइपोटेनस 5 होगा, या फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस हमारे पास मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, sin 2a - cos 3a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a, फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, 2 sin a cos a, ये होता है फॉर्मूला sin 2a का, माइनस cos 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a, है ना, 3 cos a, ये फार्मूला होता है। इसमें हमें रखना है और सॉल्व करना है। देखिए ये हो जाएगा 2, ठीक है। साइन a की वैल्यू कितनी होती है, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया 4 / 5,
कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5 होगा, ये हो गया माइनस। इसको देखिए यहाँ पे 4 कॉस क्यूब, कॉस का क्यूब करना है, कॉस की वैल्यू ये है 3/5, इसका क्यूब करिए, 3 का क्यूब 27, डायरेक्ट रख रहे हैं, 5 का क्यूब 125 है ना, ये हो गया माइनस। यहाँ देखिए 3 इंटू कॉस की वैल्यू 3/5, 3 अपॉन यहाँ पर 5। अच्छा डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो ये 5 है तो इसको 125 बनाइए, 125 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अच्छा इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यहाँ 5 5 है, 25 है ही, 5 से और मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 5 ऊपर और यहाँ पर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर 125 मिल चुका है। अब देखिए ऊपर कितना होगा, यहाँ पे ये होगा कितना 3 दूना 6, या फिर आप ऐसे देखिए ना 4 तियाँ 12 और 2 पंचे 10, तो 12 और 10 120, ये हो गया 120 डिवाइड बाई 125 है ना, माइनस। अब इसको देखते हैं, ये 27 का 4 गुना है, 27 दूना 54 दूना 108, 108 डिवाइड बाई 125, क्योंकि दोनों का 125 है तो 125 हम नीचे लिख लेते हैं, 108 माइनस, इसको देखिए 25 नहीं हुए, 25 अट्ठे 200 और 25 नहीं हो 225, ये हो जाएगा 225, ठीक है। चलिए अब देखिए ये घटेगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस उस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बना देगा, यानी ये हमारे पास बन गया 125 नीचे, ठीक है, और यहाँ हुआ 120 और ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस बन जाएगा। कितना आया ये 5 में 15 में 8 गए, ये हो जाएगा 7, यानी यूनिट डिजिट 7 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है भाई, देखिए ना यहाँ 0 है यहाँ 7 है, तो 0 और 7 यहीं पे आ रहा है सिर्फ, ऊपर में यूनिट डिजिट, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, मेंसुरेशन का ये बढ़िया प्रश्न है ना। एक आकार को पिघलाकर जब दूसरे आकार में बदला जाता है तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर, गोला है ठीक है, तांबे का गोला है, पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास वाले तार में खींचा जाता है। अच्छा अगर गोले को पिघलाकर तार में खींचा गया है तो तार किस रूप में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में, है ना। तार की लंबाई कितनी होगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एक आकार को पिघलाकर दूसरे आकार में बदला जाता है तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, और मटेरियल की क्वांटिटी जब उतनी ही रहेगी तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। तो खींचने से पहले का वॉल्यूम और पिघलाकर बदलने से बाद का वॉल्यूम दोनों को बराबर करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये करना है। देखिए पिघलाने से पहले क्या था, गोला था, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितना है, रेडियस कितना है। अच्छा डायमीटर यहाँ पे दिया है, व्यास का मतलब डायमीटर, डायमीटर अगर 24 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस क्या होगा आधा, है ना, यानी कि 12, तो 12 का यहाँ पर हो गया क्यूब। ये आ गया हमारे गोले का वॉल्यूम, यही किसके बराबर होगा, तार के वॉल्यूम के बराबर। चलिए तार हमारा सिलेंड्रिकल होता है ना, तार हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब इसमें इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, अच्छा दिया है ठीक है। इसका व्यास अगर 4 mm है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 2 mm होगा, 2 mm, और mm को सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर था, तो mm को सेंटीमीटर से बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, रेडियस मिल गया, ठीक है। अब हमें इसका क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों 2 पाई आर, नहीं हाँ ठीक है, नहीं पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2/10 है ना, 2/10 इसका स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये लेंथ है ना, एल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब हमें यहाँ से काट कूट के यही लेंथ तो निकालना था और तो कुछ करना नहीं था, है ना। कितना हो जाएगा बताइए, पाई से तो पाई पहले ख़त्म करिए, ये हटाइए, पाई की वैल्यू इसीलिए हमने नहीं रखा था। यहाँ पे कितना होगा 4/3, ये 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये 2 का स्क्वायर, 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में था, ये 10 का स्क्वायर नीचे था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा मतलब 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ,
यही आएगा, काट पीट लीजिए। 4 से 4 खत्म, 3 से ये 4 बार में खत्म। 12 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, 12 का स्क्वायर इंटू 4, ये जो आएगा आपका ना सेंटीमीटर में आएगा, हमें मीटर में चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर में बदलने के लिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो 100 से 100 और कट जाएगा। अब हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट देख लीजिए, 2 दूना 4 चौके 16, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 144 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ 576 आ जाएगा। एक सेकंड, 2 जगह है ना भाई, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, चलिए करना ही पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, तो 144 मतलब 14 चौके 56, मतलब 56, 560 से ज़्यादा ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 12 × 4 करेंगे तो यही चीज़ आएगा, 576। क्लियर है कैसे कैलकुलेशन करना है, ये बस आप सीखिए। आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि अल्फ़ा इसका एक ठो रूट है, मतलब x का एक ठो वैल्यू इसमें से अल्फ़ा आ रहा है, तो दूसरा रूट क्या होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका निकालने का, देखिएगा। यहाँ पे पहले इसको ओपन करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलिए। 2x की मल्टीप्लाई 2x से तो 4x², और 2x की मल्टीप्लाई 1 से तो 2x हो जाएगा। ये +1 इधर है तो माइनस आ जाएगा, = 0 बन गया। ये a है, ये b है, ये c है, ठीक ना। ax² + bx + c, यही ना होता है, ठीक। अब इसमें एक ठो रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट हम लोग मान लेते हैं कि बीटा है ना। अब कॉन्सेप्ट ये पढ़े होंगे कि अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है, यानी सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a होता है। तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास, c/a। c कितना है -1, अपॉन a कितना है 4। बस हमें बीटा चाहिए था, इसको नीचे ले जाएंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई -1/4 इंटू अल्फ़ा, -1/4 अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता, बस ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये बड़ा तगड़ा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेटिव नहीं लगेगा, है ना। ए में 12 सदस्य हैं, ठीक है, ए में 12 लोग हैं, बी में 73 लोग हैं, और सी में 80 लोग हैं। पर हेड खर्चा ए के लोगों का पर हेड खर्चा 184 रुपया, है ना। ए के लोगों का पर हेड खर्चा 184 रुपया, बी के लोगों का 234 रुपये, है ना, 234 रुपये, और सी के लोगों का पर हेड खर्चा 390 रुपया है, ठीक ना। अब हमें निकालना है टोटल एवरेज खर्च निकालना है। कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज। 12 लोग पर हेड 184 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इनका भी टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इनका भी टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है ना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप डीएस लगाइए ना, डिजिटल सम लगाइए। पहले ऑप्शन का डीएस देख लीजिए, 5 3 8 आएगा इसका डीएस, 6 3 ये 9 होगा इसका डीएस, 3 1 4 1 5 इसका डीएस 5 हो जाएगा, 8 3 11 का मतलब 2 हो जाएगा इसका डीएस। हर एक का डीएस अलग अलग आ रहा है, तो आप डीएस लगाइए। क्या करना है देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे और डीएस लगाते चलेंगे। डीएस में एक चीज़ ये है कि जहाँ 9 हो जाता है उसको ख़त्म करिए। 8 1 9 ख़त्म हो गया, ठीक है, 8 1 9 ख़त्म हो गया। ये देखिए 3 है, 2 1 3, तो 3 चौके 12, यही ना होगा। मैं देखिए 3 × 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, तो 3 चौके 12, 12 का मतलब 3 आया डीएस। यहाँ देखिए 7 3 10 का मतलब 1, इसका डीएस कितना आएगा, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब 0, या फिर 9 लिख लीजिए, ठीक है, 9 लिख लीजिए, तो 9 1 कम 9 आ जाएगा, इसका डीएस 9 आ गया। या फिर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 9 खत्म हो जाता है, 9 का मतलब आप 0 समझिए। चलिए 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 × 0 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका डीएस 0 आ गया टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ 8 है, 8 0 8 आएगा, यहाँ कितना होगा, 9 खत्म तो 3, 8 3 24, 24 का मतलब 6। अब इन सभी के मल्टीप्लाई को हमें जोड़ना है, क्योंकि टोटल खर्चा चाहिए हमें, तो 3 + 0 + 6 कितना आएगा, 9 के बराबर, डिवाइड बाई। अब क्या करना है हमें यहाँ पे जितने टोटल मेंबर है, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, तो टोटल खर्चा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, ये डीएस 3 है, तो 3 1 4 और 8 12, 12 का मतलब हो गया 3, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है भाई। देखिए ना, 3
इसका DS 1 तो 4, 4 और 8 12, 12 का मतलब 1 और 2 3, ठीक है। अब हम इसमें ये जो हमारा आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, आंसर इंटू 3, आंसर इंटू 3। अब आंसर में देखें, आंसर में हम क्या रखें, कौन सा DS रखें कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 दे दें। चलिए 8 रखते हैं, पहला DS 8 रखेंगे तो 8 3 24, 24 का मतलब 6 आएगा, 9 नहीं मिलेगा हमें, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 रखते हैं, है ना, इसका DS 9 आया है, तो 9 इंटू 3 27, 27 का मतलब 2 और 7 9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे भी चेक करिए, ये 5 है तो 5 रखिए, 5 इंटू 3 15, 15 का मतलब 6 आएगा, 1 और 5 6 आएगा, 9 चाहिए हमें, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसको देखिए 2 है ना, तो 2 इंटू 3 6 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, जबकि हमें 9 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर खारिज हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल, ये आपके कैलकुलेशन में 4 चांद लगा देते हैं दोस्तों, है ना। तो इनको अच्छे से सीख लीजिए, तभी आपका नैया पार हो पाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते तो भाई थक जाएंगे आप लोग, है ना, और टाइम भी नहीं हो पाएगा आपका मैनेज, ठीक है। 7770 को ABCD में इस तरह विभाजित किया जाता है कि A और B के बीच का रेशियो, B और C के बीच का रेशियो, C और D के बीच का रेशियो, अनुपात दिया गया है 2 3 4 5 और 6 7 का। A का हिस्सा कितना होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 4 लोग हैं, A है, B है, C है और D है। लिख लेते हैं इस तरीके से A B C और D, ठीक है। A और B का रेशियो कितना है 2 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए। फिर इसके बाद B और C का 4 और 5 है, तो B का 4 है, C का 5 है यहाँ पे। फिर बोला गया C और D का 6 7 है, तो C का 6 है और D का 7 है। अब इसको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब A B C तीनों का रेशियो हमें चाहिए। कैसे निकालते हैं देखते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले आप इनको एक्सटेंड करिए, मतलब बढ़ाइए आगे। इस 3 को जितने आगे इसके खाली हों उनमें रख दीजिए, तो 3 को यहाँ भी रख देंगे और 3 को यहाँ भी रख देंगे। इस 5 को इसके आगे जो भी खाली है वहाँ पर रख दीजिए, तो 5 यहाँ पर हो गया। इस 4 के पहले जो भी खाली है उसमें रख दीजिए 4 को। इस 6 के पहले इधर जो भी खाली है उसमें 6 को रख दीजिए, और बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए पहले, ठीक है। देखिए अगर हम इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन अगर कुछ दिख रहा है तो काट लीजिए पहले। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है, मतलब ये है, तो 3 से इसको 2 बार में काट लेंगे। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए। 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16 यूनिट। यहाँ कितना होगा 24, 6 चौके 24, यहाँ कितना होगा 30 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब का टोटल, ये आपका रेशियो आ गया। अब इसके बाद टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा कितना है 7770, है ना, 7770। अब यूनिट में टोटल कितना है देख लीजिए, 16 24 40, 40 30 70, 70 और 35 105, ये हो गया 105, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है 105 की यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू, और इसमें हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर डिजिटल सम, क्योंकि यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, हर जगह 4 4 4 4 है ना। तो डिजिटल सम लगा लीजिए, या फिर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। पहले यहाँ पर कुछ काट लीजिए, है ना। कौन डिजिटल सम लगाने जाए, सीधे सीधे काटिए ना। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग काटें तो 7 से ऊपर वाला डायरेक्टली कटते हुए दिख रहा है ना, ये भी 7 से कट जाएगा, तो 15 7 105। इसको 7 से काटेंगे 1 1 1 और 0 आ जाएगा, कट गया। अब 15 से इसको ऊपर वाले को डायरेक्टली काट लीजिए, या फिर पहले 3 से फिर इसके बाद 5 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले 3 से काट लेते हैं, तो ये कट गया। 3 से ऊपर वाले को काटेंगे, तो 3 से ऊपर वाले को काटेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा 3 से काट रहे हैं ना भाई, तो यहाँ नीचे 5 आएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर 5 आएगा। तो 3 से ऊपर वाले को काटिए, 3 तियाँ हो जाएगा 9, है ना। फिर बचा आपका यहाँ पर 2, तो 3 7 21 मतलब 370, और डिवाइड में यहाँ पर 5 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 16 है। अब 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, बचा 2, 5 चौके 20, 74 गुणे हमें 16 करना है, तो 16 चौके 64, बचा 6 और 16 7 112, है ना। और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 बचा था ना, तो 16 7 112
618 मतलब 118, तो 1184 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल है, इसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे लग जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते हैं, सुनते जाइए। यहाँ पर देखिए कि भाई दो नल एक टंकी को, पहला नल 4 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल यहाँ पर 27 घंटे में भर सकता है पूरे नल को। ठीक है, एक तीसरा नल है जो इसे 27 घंटे में खाली भी कर सकता है ना। मतलब एक जो इसका यहाँ पर इफ़िशियंसी आएगा दूसरे नल का, वही तीसरे नल का भी होगा, लेकिन ये जितना भरेगा ये इतना खाली कर देगा, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है यहाँ पर पूरी टंकी को खाली करने में और भरने में, है ना। तो जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा। ठीक है, तो भरेगा कौन? सिर्फ यहाँ पर ये, और ये 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/4 हमें भरना है। 1/4 मतलब अगर पूरी टंकी को वो 4 घंटे में भरने में लगाता है तो जो भी रहा होगा टंकी का कैपेसिटी उसका 1/4 करिए, तो 1/4 मतलब टाइम का भी 1/4 हो जाएगा, तो 4 घंटे का 1/4 करेंगे, 1 घंटे लगेगा भरने में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे बेसिक से अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? देखिए, पहली टंकी 4 घंटे में भर रहा है, दूसरी टंकी 27 घंटे में भर रहा है, तीसरी टंकी 27 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 27 एलसीएम कितना आएगा? 27 चौक 27 दूना 52, 104 आ जाएगा, सॉरी 108 आ जाएगा। 27 दूना 54, हाँ ठीक है, 108। 108/4 करेंगे 27, 108/27 करेंगे 4, इफ़िशियंसी 108/27 करेंगे 4, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी माइनस में होगी। अब तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बताइए, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 27 4 31, 31 - 4 फिर से 27 आ गया, तो यहाँ पर 27 यूनिट ही भराएगा 1 घंटे में। ठीक है, ओवरऑल भरना कितना है? 108, इसका कितना? 1/4 मतलब 1/4 डिवाइड बाई कितना? 27 कर देंगे, तो ये हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा। ये कटेगा 27 और 27/27 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये लॉजिकली इस तरीके से लगाना है आपको, लेकिन यहीं से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1 से 63 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी प्राकृत संख्या है ना, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 63 तक, तो 1 2 3 और एंड सो ऑन कहाँ तक? 63 तक। इन सभी का हमें योग चाहिए, है ना। अब इसमें देखिए कि ये एक एपी है और एपी का जो सम होता है, ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये होता है आपका एपी निकालने का, एपी का सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, बस यहाँ से कर लीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस यहाँ पर लास्ट टर्म 63 डिवाइड बाई 2, 64/2, 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32। तो 32 इसका करेक्ट आंसर ओरली बन जाता है ये सवाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए आगे। चलिए इसे देखिए, बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। एक दुकानदार अपने माल को 25% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और 70% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह वास्तव में जिस वजन का उपयोग करता है वह कितना है? ठीक ना, देखिए लगाने का तरीका एक ही है, CP और SP का रेशियो बनाना होता है। 25% की लॉस, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। मतलब यहाँ पे अगर हम CP लिखें और यहाँ पे SP लिखें तो 4 का ख़रीदा 1 के लॉस पे बेचा, 4 का ख़रीदा 1 के लॉस पे यानी कि 3 में बेचेगा। ठीक है, इसके बाद गलत बाट का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वास्तव में वजन उपयोग कर रहा है। ठीक है, अब अगर वो गलत बाट का प्रयोग करता है तो आपको थोड़ी बताएगा, है ना, आपसे तो 1 किलोग्राम का ही पैसा लेगा वो, अगर 1 किलो तौल के दे रहा है तो, है ना। तो अगर आपसे 1 किलोग्राम का पैसा ले रहा है तो वो जो 1 किलोग्राम है वो सेलिंग प्राइस होगा उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के जगह पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम लोग। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और इसके जगह पे जितना वो एक्चुअल में देगा, जितना वो एक्चुअल में सामान आपको देगा, क्योंकि वज़न तो कम है ना, वो आपका SP में जाएगा, तो इसको मान लेते हैं X, ये हमें नहीं पता है। और ऐसा करने से उसको ओवरऑल कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? 70% का। 70% लाभ का मतलब 7/10,
70% यानी 7/10, यानी 10 के सामान को 17 में बेच रहा है एक्चुअल में वो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 4x है और 3 × 100 3000, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, 10:17, मतलब 10/17 इसके बराबर। काटा पीटी करना है, आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या, या फिर चलिए काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं इसको, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, है ना, सॉरी 1500, और 2 से ये कट जाएगा 5, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो 15 × 5 = 7500, है ना, 7500 और डिवाइड बाई 17 यहाँ पे, यही इसी को डिवाइड करना है हमें। और इसमें डिजिटल सम वगैरह कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है ना, तो ऐसे केस में नहीं लगाया जाता है, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। करना पड़ेगा 17 × 4 = 68, तो 7 बचा 70 हो गया, फिर 17 × 4 = 68 बचा 2, तो 20 हो गया, 17 एकम 17, 441 कुछ आएगा, 441 ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। लगाने का सबसे स्मार्ट तरीका है ये, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये डिस्काउंट का सवाल है, ये बढ़िया सवाल है ना, वाकई में ये अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट देकर और फिर उसी नाम मात्र मतलब उसी मूल्य की दूसरी छूट देकर 132 रुपये में फाइनली बेच देता है। ठीक है, तो पहले D% का डिस्काउंट दिया, फिर जितना का वो डिस्काउंट आया उतने ही रुपए का फिर से डिस्काउंट दे दिया, है ना, उतने ही रुपए का फिर से डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब सेम वैल्यू का 2 बार डिस्काउंट दिया, वो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं दे रहा है, वैल्यू का डिस्काउंट दे रहा है ना। तो इसके बाद बोला गया कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपये है तो यहाँ पर डी का मान क्या होगा, देखते जाइए बड़े ध्यान से आपको समझना है। 880 रुपया यहाँ पर उसका मार्क्ड प्राइस था। ठीक है, पहला डिस्काउंट वो देता है मान लीजिए x रुपये का, हम ये D% में नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू में लिख रहे हैं। ठीक है, x रुपये का डिस्काउंट देता है पहला, फिर इसके बाद दूसरा भी डिस्काउंट देगा x रुपये का, दोनों वैल्यू सेम है। तो बिक कितने में गया, यहाँ पे 132 रुपये में। तो यहाँ से अगर हम पूछें कि माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 में से 32 घटाइए तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बचा ना, 7 में से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, 748। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, काट लीजिए इसको, 37 और 4, 374 रुपये का एक ठो डिस्काउंट आया। और यही एक ठो डिस्काउंट हमें परसेंटेज में बताना है कितने % का डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट एक्चुअल में है कितना, 374 रुपये का। किस पर देखा जाता है डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पे 880, तो 880, बस इसी को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट लेंगे, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 से काटे क्या, 4 से 2 से ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 11 से कट रहा है क्या, 4 3 7, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 11 से काट लीजिए एक बार, तो 11 8 88, और 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33, 11 4 44। अब 2 से काट लीजिए, है ना, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 से काट लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 17, तो 17 × 10 170/4 आएगा, 170/4 आएगा। करिए, आधा आधा कर लीजिए 2 बार, है ना, तो 85, 170 का आधा 85, फिर 85 का आधा 42.5, मतलब ये 42.5 आ जाएगा। तो 42.5 इतने % का डिस्काउंट होगा, और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए विड बी द राइट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर, इसमें आपको इसका माध्यिका निकालना है ना, ये क्लास इंटरवल वाला नहीं है, ठीक ना, क्लास इंटरवल वाला नहीं है। तो क्या है समझते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF निकालिए, चलिए CF, है ना, नीचे निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 8, फिर इसको जोड़ते जाएंगे, तो 10 8 18, ठीक है, 18 और 11 ये हो जाएगा 29, 29 और 16, तो 9 6 15 45, ठीक है, 45 और 20 ये हो जाएगा आपका 65, 65 और 25, 5 5 10 90, 90 और 15 105, 105 और 9, 9 5 14, 114, 114 और 6 120,
तो 120 ये टोटल हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, इन सभी को सम करेंगे तो 120 ही आएगा। ये हुआ n का वैल्यू, हमें n/2 चाहिए होता है, तो n/2 कितना होगा, 120 का आधा करेंगे 60 आ जाएगा, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर 60 से जस्ट आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो 60 से जस्ट आगे वाला ये रहा हमारा 65, है ना। तो यही वाला आपका हो जाएगा आपका माध्यिका, ठीक है। कौन सा, ये वैल्यू, ठीक ना, यही आपका माध्यिका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे अगर ये क्लास इंटरवल में दिया रहता 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से दिया रहता तो फिर उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट पर। परसेंटेज का एक लाजवाब प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? या तो सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकालिए। कैसे, देखते जाइएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनसंख्या हमारी थी कितनी, 2,90,000, है ना। 290 फिर इसके बाद 30, ये शुरुआती जनसंख्या थी। 10% बढ़ा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना। तो 10 पर 1 बढ़ जाएगा, तो संख्या जो है 10 पर 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले साल 20% बढ़ा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी, 1 बढ़ेगा तो, है ना। 5 से वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। बस इसे हमें काटना पीटना है। देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, 5 यहाँ कहीं ना कहीं कट जाएगा क्योंकि इसमें है 1000 मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है तो 6 का मल्टीपल ढूंढिए, है ना। सॉरी 11 है तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। 11 का मल्टीपल वही आएगा जो 11 के रूल को फॉलो करेगा। देखिए पहले ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 9 3 12, 12 माइनस 1 11, 11 से कटेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी और आगे चेक करना है। 8 3 11, 11 माइनस 4 7 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 माइनस 7 3 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है डिफरेंस 11 से नहीं कटता। इसको देखिए 8 8 16 और 3 2 5, 16 माइनस 5 11 आएगा, 11 ये भी कट सकता है। तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें 3 का भी मल्टीप्लाई तो हो रखा है। इसमें भाई यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 का मल्टीपल ढूंढिए। ये 9 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 1 3 से नहीं कट पाएगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा बचा है लास्ट में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके। कौन इनको मल्टीप्लाई करने जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शन वाला सवाल है, एक लाइन में इसको किया जाता है। कैसे करते हैं? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 84% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए 20% वोट इनवैलिड थे। जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध वोटों का 58% मिला और वह 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। कितने मतदाता पंजीकृत थे? पंजीकृत मतदाता x मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। इस x में से 84% ही वोट डाले, तो यहाँ पे 84% यानी डिवाइड बाई 100। ये पंजीकृत ये वो मतदाता हैं जिन्होंने वोट डाला है, ठीक है। अब डाले गए वोट में 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? 100 माइनस 20% यानी कि 80%। तो 80% यहाँ पे वैलिड वोट थे, ये आ गए हमारे वैलिड वोट, ठीक है। अब कह रहे हैं जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का, ये वैलिड वोट थे, तो जो भी वैलिड वोट रहे होंगे उसमें 2 भाग बनेंगे। जीतने वाले को 58% मिला, है ना, 58% मिला। हारने वाले को कितना मिलेगा भाई? 100 में से, क्योंकि ओवरऑल वैलिड वोट कितने होंगे? 100% होंगे। 100% में से 58% अगर जीतने वाले को मिल रहा है तो 100 माइनस 58 करिए, कितना हो जाएगा? 32%, है ना, नहीं 42, ठीक है, 42%। तो 42% यहाँ पे किसको मिला? 42% हारने वाले को मिला, है ना। और इनके बीच का अंतर दे रखा है, बोला है ना इतने के अंतर से जीता है। कितने का अंतर है? 6 16%, तो 16% का अंतर है। तो यहाँ पे ये वैलिड वोट थे, इन वैलिड वोट का अंतर कितना है यहाँ पे? 16%, तो 16/100 हो जाएगा, ये हो गया। और यही बराबर दिया है 336 के, 336 काट लेंगे हम लोग यहाँ पे। 16 दूना 32, 1 कम, ठीक है, 21 चौक 84, और कुछ कट रहा है क्या?
4 से 25 बार में कट जाएगा, है ना। 4 से ये 25 बार में कट गया, ठीक है। 0 0 ख़त्म हुआ। 4 से इसको भी 25 बार में काट लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और कुछ कट पिट रहा है कि नहीं, है ना। 2 बचेगा अभी, 2 यहाँ पर बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसको 4 से काटे हैं। तो 2 से ये 5 काट लीजिए, मतलब 25 25 625 इंटू 5 3125 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये सब के सब डिनोमिनेटर वाले ऊपर चले जाएंगे। 3125 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। वैसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 सिर्फ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2 संख्याएं हैं, x और y का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, x और y का एचसीएफ 13 दे रखा है। जब भी आपको एचसीएफ दे दे तो आप संख्याएं कुछ ना कुछ मान लीजिए। जैसे 13 दिया है तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या मान सकते हैं 13a और दूसरी संख्या मान सकते हैं 13b, ठीक है। ये अगर एचसीएफ दिया है तो अब कह रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6760 है, ठीक है। 13 से सबको काट लीजिए, 13 से दोनों कटेंगे नहीं, 13 से 2 बार काटना पड़ेगा ना। 13 से इसको काटिए, 13 पचे 65 बचा 2, 13 दूना 26 कट जाएगा। 13 से कटेगा तो 13 चौके 52 यानी कि 40। तो a इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40। एक बात का और ध्यान रखना है कि a और b यहाँ पर को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे 2 वैल्यू सेलेक्ट करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 40 हो, लेकिन उन दोनों नंबर के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एक तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 इंटू 40 ये हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पर 40 ये हो सकता है 40। 2 इंटू 20 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 20 में 2 कॉमन होता है भाई। 2 इंटू 20 करेंगे ना 40 तो ये भी होगा, लेकिन 2 और 20 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो नहीं ले सकते उसको, कॉमन नहीं चाहिए हमें। फिर 3 से तो कटता नहीं है ये 40। 4 से 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 में 4 इंटू 10 में 2 कॉमन होता है। फिर इसके बाद 5 और 8 ले सकते हैं, 5 इंटू 8। फिर इसके बाद आगे जाएंगे, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 इंटू 5, लेकिन 5 इंटू 8 तो हम ले लिए हैं तो दोबारा क्यों लेना है ना। फिर रिपीट होने लगेगा उधर। तो बस यही 2 पेयर हमारे बनेंगे, 2 पेयर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि ए बी सी तीनों का अनुपात दिया है 3 4 और 5, यहाँ पे दिया गया है 2a - 3b + 4c = 56 है। c का मान हमें निकालना है, ठीक है। देखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 रखिए। यहाँ रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस b का वैल्यू 4 है तो 4 3 ये हो जाएगा 12 माइनस c की वैल्यू 5 है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 20। 20 है 26 - 12 या फिर 20 - 6 है ना भाई, ये -6 आ जाएगा तो 20 - 6 14। 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है यहाँ पे, 56 के बराबर, 56 के बराबर है ना 14 यूनिट की वैल्यू। हमने क्योंकि रेशियो वैल्यू रखी थी तो ये यूनिट में आएगा, है ना। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 चौके 56 यानी कि 4। सी कितना है, 5 यूनिट है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20, है ना। 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 10 सवाल थे। ये सेकेंड पार्ट था, जो 17 मार्च वाला पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 1 का ये सेकंड पार्ट था। पहले पार्ट में हमने बाकी के सवाल करवा दिए थे। ये 10 प्रश्न बचे हुए थे, इनको हमने इस क्लास में कर लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।